नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। आपकी जो अपवाह तंत्र की सीरीज चल रही थी नदियों के बारे में, हम जो आपको पढ़ा रहे थे, उसमें अगली हमारी जो वीडियो है या अगला जो हम आपको लेसन पढ़ाने वाले हैं, इसका अध्याय पढ़ाने वाले हैं, वो प्रायद्वीपीय नदियों का है। इसका है प्रायद्वीपीय नदियों का है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो हम दो भागों में पढ़ाएंगे, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर की शाखा के अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इन दोनों टॉपिकों को हम दो भागों में आपको पढ़ाएंगे। तो पहले भाग में हम आपको पहले समझाते हैं प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, उनकी विशेषता क्या है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियां। जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, तो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती हैं, या आप इसको लिख सकते हो प्रायद्वीपीय नदियां। क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा लिख देते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां। अब जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये नदियां इनके गिरने के आधार पर दो भागों में बांटी जाती है। एक तो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक तो ये, ठीक है। और एक पढ़ना है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो ये हमें दो पढ़ने हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब हम देखते हैं कि ये प्रायद्वीपीय नदियां वो हमारे इनके गिरने के आधार पर कि ये कहाँ गिरती हैं, उसके आधार पर दो भागों में हम पढ़ते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर की में गिरने वाली नदियां। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, इनकी विशेषता क्या है। तो पहले हम विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी क्या विशेषता है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है। तो नंबर एक, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं? मौसमी नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदियां क्यों है? क्योंकि यहां जब बरसात होगी तभी ये नदियों को में पानी आएगा और तभी ये नदियां प्रवाहित होंगी। ग्लेशियर से जो बर्फ पिघलती है और उस जैसे मान लो हमने हिमालय का पढ़ाया था, तो हिमालय में हमने बताया था हिमालय की जो नदियां हैं वो सदाबहार नदियां हैं, क्योंकि वहां ग्लेशियर से भी पानी आता है और मानसून से भी पानी आता है। यानी बरसात के मौसम में भी पानी मिलता है उन्हें और ग्लेशियर से पिघल कर भी पानी उन्हें मिलता है, इसलिए वो वर्ष भर बहती रहती है। कैसे रहती है? वर्ष भर बहती रहती है। लेकिन ये अब यहाँ कोई ग्लेशियर तो है नहीं, ग्लेशियर तो है नहीं, तो जब ग्लेशियर नहीं है तो पानी कहां से आएगा? तो इनका एकमात्र पानी का साधन क्या है? वो बरसात है। इसलिए ये नदियां कैसी हैं? मौसमी नदियां हैं, मौसम के अनुसार बहेंगी। नंबर दो, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, ये नदियां वृद्धावस्था में है। ये नदियां कैसी हैं? वृद्धावस्था। अब आप सोच रहे हो कि वृद्धावस्था का मतलब कैसे, वृद्धावस्था में कैसे है? तो आप जानते हो कि युवा नदी उसे कहते हैं जो वी आकार की घाटी का निर्माण करे, वी आकार की घाटी का निर्माण करे। तो ये वी आकार की घाटी का निर्माण नहीं करती। दूसरी बात, जो प्रायद्वीप है ये भारत का यह सबसे प्राचीन भाग है। प्रायद्वीप भारत का कैसा है? सबसे प्राचीन भाग है, इसलिए ये नदियां वृद्धावस्था में है, अर्थात ये न तो वी आकार की घाटी बनाती है और ये वृद्धावस्था में है। नंबर तीन, तो मौसमी नदियां। नंबर दो, प्रायद्वीपीय नदियां वृद्धावस्था में है। तीसरा, इनका जो अपवाह क्षेत्र है
जो ये पानी बहाकर लाती हैं वो अपवाह क्षेत्र कम होता है। अपवाह क्षेत्र कैसा होता है? कम होता है। तो अपवाह क्षेत्र यानी इनका जो पानी का भाव होता है वो कम होता है। तो ये इन प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, अब देखें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनको हम देखते हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी में एक एक करके इनको हम समझते चलेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक एक करके हम इनको समझेंगे सबको। ठीक है, देखें ये हमने इसको चित्र बनाया। आप जानते हो कि इधर से गंगा नदी आती है, हिमालय से गंगा नदी आती है, और गंगा की एक सहायक नदी है हुगली। कौन सी नदी है? हुगली। जो इसकी जो वितरका नदी है वो कौन सी है? हुगली। तो इसकी हुगली नदी वितरिका है। गंगा नदी की हुगली नदी क्या है? वितरिका है। अब इसी गंगा से, इसी हुगली से हमें एक प्रश्न समझना है, वो क्या है वो समझो। कि यहां एक चीज छोटा नागपुर पठार है। ये कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। तो इस छोटा नागपुर पठार से नदियां निकलती हैं 3। एक नदी निकलेगी जिसका नाम है दामोदर, और ये हुगली में जाके मिलेगी। कहां मिलेगी? हुगली में जाके मिलेगी। दामोदर के बाद एक नदी निकलती है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा कौन सी नदी निकलती है? स्वर्णरेखा। फिर उसके बाद एक नदी निकलती है ब्राह्मणी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी। और उड़ीसा के यही बीच में से एक जिला है क्योंझर, वहां से निकलती है वैतरणी नदी। तो इस प्रकार से ये नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। तो छोटा नागपुर पठार से जो पहले नंबर पर नदी निकलती है उसको समझते हैं। तो पहले नंबर पे जो नदी है उसको हम समझते हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को सबसे पहले, दामोदर नदी के बारे में अगर हम जाने कि तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं, ये पहला प्रश्न पूछा जाता है कि दामोदर नदी को क्या कहते हैं। तो आप जानते हो कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक, बंगाल का शोक और झारखंड का शोक, बंगाल और झारखंड का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ आती रहती है जिससे वहां जन धन हानि होती है। इसलिए बंगाल का शोक और झारखंड का शोक कहा जाता है इस नदी को। दूसरा इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल। क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल। अब ये जो जैविक मरुस्थल है ये क्यों कहा जाता है? अगर इसलिए कहा जाता है कि दामोदर नदी झारखंड के जो स्टील प्लांट है उनसे होकर गुजरती है, उनके नजदीक से होकर गुजरती है। तो इसलिए उनका जो भी केमिकल है वो केमिकल इसमें रिस जाता है, रिसाव होता है, केमिकल का पानी इसमें आता है। और जब केमिकल का पानी आएगा तो उसमें जो जीव जंतु है वो उस नदी में नहीं बचेंगे। तो जब जीव जंतु नहीं बचेंगे तो इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, कोई जीव इसमें पाया नहीं जाता। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर और स्वर्णरेखा है।
दामोदर और स्वर्ण रेखा है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे जैविक मरुस्थल क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें कि दामोदर, तो इस पे एक परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये परियोजना भारत की पहली परियोजना है। ये भारत की पहली परियोजना, भारत की पहली परियोजना, ये भारत की पहली परियोजना है। और ये जो परियोजना जब बनी थी, ये 1948 में बनी थी। कितने बनी थी? 1948 में। अगर आपसे विश्व की पहली परियोजना पूछ ले कि बताओ विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, जो अमेरिका की है। कहां की है? अमेरिका की है। तो ये दामोदर नदी घाटी भारत की है। दामोदर जो नदी है, ये हुगली की सहायक है। किसकी सहायक है? हुगली नदी की सहायक। आपको पता है इसका, ये हुगली नदी में मिल जाती है। तो हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, सहायक है। ये जो दामोदर है वो छोटा नागपुर पठार, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, इसको दो भागों में बांट देती है। यानी इसको जो दो भागों में बांटती है, एक भाग है इसका हजारीबाग पठार। कौन सा है? हजारीबाग पठार, हजारीबाग का पठार। ठीक है, दूसरा है रांची का पठार। तो यहां से ये इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में कौन सी नदी बांट देती है? तो दामोदर नदी इसको दो भागों में विभाजित कर देती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी? अब हम दामोदर नदी के बारे में देखते हैं कि दामोदर नदी क्या है। तो आप समझिए कि दामोदर नदी का एक हम आपको वो बनाते हैं चित्र। तो आप ये बताओ, ये नोट कर लो आप। अब देखो दामोदर नदी का आगे समझते हैं। देखो, आप जानते हो कि ये हुगली नदी में जाकर मिलेगी दामोदर नदी। ये हुगली है, हुगली है। तो ये हुगली नदी है जो दामोदर में जाके मिलेगी। अब ये हुगली जो दामोदर नदी है उसको समझते हैं। दामोदर नदी पर एक बांध है, पंचेत बांध। कौन सा बांध है? पंचेत बांध। और एक है बेमेरो बांध, बेमेरो बांध। तो जो पंचेत बांध और बेमेरो बांध है, ये दामोदर नदी पर है। अब इसकी सहायक नदियां समझिए दामोदर नदी की। तो इन दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बोकारो नदी। कौन सी नदी है? बोकारो नदी। और जो बोकारो नदी है, इस पर ही एक बांध बना हुआ है। झारखंड के ही बांध है ये। किसके बांध है? झारखंड में ही। तो एक बांध बना हुआ है बोकारो बांध। कौन सा बांध है? बोकारो बांध बना हुआ है। एक नदी इसमें आकर मिलती है और उसका नाम है कोनार नदी। कौन सी नदी है? कोनार नदी। और इस पर जो बांध बना हुआ है वो कोनार बांध बना है। कौन सा बांध बना है? कोनार बांध। फिर एक नदी और आकर मिलती है इसमें, जिसका नाम है बराकर नदी। कौन सी नदी है? बराकर नदी। तो जो बराकर नदी है, इस बराकर नदी पर
बांध बने हुए हैं। तो इस बराकर नदी पर एक बांध है तिलैया बांध, तिलैया बांध, और दूसरा बांध है मैथान बांध। तो ये भी झारखंड में है दोनों। तो तिलैया बांध और मैथान बांध ये दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो, झारखंड में जो बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट बोकारो नदी पर स्थित है, बोकारो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लो कि दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी है, इस पर बोकारो बांध बना है। कोनार नदी की सहायक नदी, कोनार नदी दामोदर की सहायक है, इस पर कोनार बांध बना है। बराकर नदी भी दामोदर में मिलती है, इस पर तिलैया बांध और मैथान बांध बना हुआ है। ठीक है, दामोदर नदी पर बेमेरो बांध और पंचित बांध बना हुआ है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी कि दामोदर नदी क्या है। अब जो सेकंड नदी है आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये जो सेकंड नदी है ये दूसरी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है ये भी भारत की प्रदूषित नदी है। उसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है क्योंकि इसके किनारे जमशेदपुर इस्पात उद्योग लगा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो इस वजह से ये भी मतलब क्या है, प्रदूषित नदी है। और स्वर्ण रेखा भी कहां से गुजरती है? कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके बाद तीसरी आती है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, ये जो वैतरणी नदी है ये उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? उड़ीसा के क्योंझर जिले से। क्योंझर का पठारी क्षेत्र है, तो उड़ीसा के क्योंझर, तो उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है वैतरणी नदी। अब बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। तो ये जो नंबर 4 है, तो ये नंबर 4 देखें, ये है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। ये जो ब्राह्मणी नदी है वो दो नदियों के मिलन से बनती है। और दो नदियों का मिलन क्या है? एक नदी है कोयल और एक नदी है शंखू। तो कोयल और शंखू के मिलन से नदी बनती है ब्राह्मणी। कौन सी बनती है? ब्राह्मणी। और ये जो ब्राह्मणी नदी बनती है इसी के किनारे, ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला इस्पात उद्योग है, ये किस जगह है? तो राउरकेला है उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा। तो ये आपके छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों का चित्र हो गया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे कराते हैं। जो नोट कर लिया होगा ये आपने, तो इसी में हम आपको एक चीज और समझा देते हैं। जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा, इस स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात बना है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? वह स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। किस पे बना है? स्वर्ण रेखा पर। अब हम बात करते हैं, यहां एक पठार है दंडकारण्य का पठार। किसका पठार है ये?
दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो जो दंडकारण्य का पठार है, इससे नदी निकलती है महानदी। कौन सी नदी निकलती है? महानदी। और ये महानदी इस तरीके से डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो महानदी है, ये महानदी उत्कल के मैदान को बनाती है। उत्कल जो हमने आपको पहले समझाया था, तट उनके बारे में बनाती है, बताया था, वो बनाती है। अब महानदी जो है, ये महानदी है दंडकारण्य पठार से निकलती है। यहां आप लिखना चाहो तो लिख लो महानदी। तो महानदी किस पठार से निकलती है? दंडकारण्य से। तो आप महानदी को समझे, महानदी। तो जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, उससे पहले डेल्टा बनाएगी, ये डेल्टा बनाएगी। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। ये जो सहायक नदियां हैं, ये पहली नदी है शिवनाथ। कौन सी है? शिवनाथ। शिवनाथ इसकी सहायक नदी है। दूसरी है मंड, और तीसरी नदी है डूब। तो शिवनाथ, मंड, डूब इस महानदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद इसकी जो इधर से सहायक नदियां हैं वो है ओंस। ये इधर से जो सहायक नदियां राइट हैंड से, वो है ओंस, ठीक है। और इसके बाद इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है तेल नदी। इसे टेल भी पढ़ा जाता है, तो तेल नदी। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बताओ तेल नदी किसकी सहायक है? तो तेल नदी सहायक किसकी है? वो है महानदी की। किसकी है? महानदी की। इस महानदी पर आगे जाकर उड़ीसा में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध है। 4.8 किलोमीटर सबसे लंबा बांध है। 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, वो किस नदी पर बना हुआ है? वो महानदी पर बना हुआ है। किस बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। अब हम बात करते आगे। तो यहाँ एक पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में नासिक के पास एक पहाड़ियां हैं, त्रयंबक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? त्रयंबक पहाड़ी। ये जो त्रयंबक पहाड़ी है, इससे गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? और ये यहाँ डेल्टा बनाएगी। तो जो गोदावरी नदी है, ये किस पहाड़ी से निकलती है? वो निकलती है त्रयंबक पहाड़ियों से। किससे निकलती है? त्रयंबक पहाड़ियों से। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम गोदावरी को पढ़ाते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखें अब आगे। गोदावरी नदी। पहले तो हम देखेंगे कि गोदावरी के नाम क्या क्या है। तो आप जानते हो कि इसका नाम है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा। दूसरा इसका नाम है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। तो ये दक्षिण की गंगा इसे क्यों कहा जाता है? इसको, इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो जो लंबाई है भारत में, अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लंबी नदी गंगा है। और गंगा जब सबसे ज्यादा लंबी नदी है तो वो विशेषकर उत्तर भारत में बहती है। और हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसलिए लंबाई के आधार पर
इसको हम दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं। किसके आधार पर? लंबाई और अपवाह क्षेत्र के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप इस गोदावरी नदी को देखिए कि इसका ये किस प्रकार से बहती है। तो आप जानते हो कि गोदावरी नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। अब इसमें एक नदी आकर मिलेगी, इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है पूर्णा। कौन सा है? कौन सी नदी है? पूर्णा। पूर्णा के बाद इसमें आकर नदी मिलती है, उसका नाम है वर्धा। वर्धा। अब दो धाराएं आती हैं, एक तो जिसका नाम है पैनगंगा और दूसरी धारा आती है वैनगंगा। कौन सी है? वैनगंगा। तो जो पैनगंगा और वैनगंगा है ये दोनों मिलकर दोनों जो इनका संगम होता है तो वहां से इनकी धारा कहलाती है प्राणहिता। क्या कहलाती है? प्राणहिता। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णा, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। झारखंड छत्तीसगढ़ से एक नदी आती है, छत्तीसगढ़ से एक नदी आती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती ये भी गोदावरी मिलती है, इंद्रावती। और इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है। इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है इसका? चित्रकूट जलप्रपात। और जो चित्रकूट जलप्रपात है यही जलप्रपात को भारत का न्याग्रा कहते हैं। भारत का न्याग्रा। वैसे न्याग्रा जलप्रपात जो ओरनेको नदी है सहायक उस पर एंजल की, तो उस पर बना हुआ है न्याग्रा प्रपात। भारत का न्याग्रा। तो भारत का न्याग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? उसे कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। तो इंद्रावती नदी है वो भी गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसके बाद आप देखिए इसके दाईं ओर से एक नदी आती है मंजरा। कौन सी नदी आती है? मंजरा नदी। ठीक। तो जो मंजरा नदी है इसी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है निजाम सागर। कौन सा बांध है? निजाम सागर बांध। तो मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ है? निजाम सागर बांध बना हुआ है। जब गोदावरी नदी गिरती है उससे पहले दो शाखाओं में बंटती है। एक तो गौतमी गोदावरी, गौतमी गोदावरी, और दूसरी है वशिष्ठी गोदावरी। वशिष्ठ गोदावरी। और ये दो शाखाओं में बढ़ती है राजमुंदरी की, आंध्र प्रदेश राजमुंदरी। तो राजमुंदरी के पास ये नदी दो शाखाओं में बट जाती है। ठीक है। तो ये गोदावरी का आपको चित्र समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप देखिए कि इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो जो गोदावरी पर बांध है वो कौन कौन से बने हुए हैं? तो महाराष्ट्र में इस पर एक बांध बना हुआ है जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध। तो ये महाराष्ट्र पर है, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र। इसके बाद निजाम सागर जो कि मंजरा नदी पर बना है तेलंगाना में। ठीक है, ये निजाम सागर। इसके बाद एक बना है श्री राम सागर जिसे पोचमपाद भी कहते हैं, श्री राम सागर, ये भी तेलंगाना में है। तो ये दोनों तेलंगाना में है, तेलंगाना। और ये है महाराष्ट्र में। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये आपने इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसमें अगर और आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एक और धवलेश्वरम लिख लो। धवलेश्वरम ये आंध्र प्रदेश में,
और एक है कोलावरम। कोलावरम, तो धवलेश्वरम और कोलावरम ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में बांध बने हुए हैं। तो ये बांध गोदावरी पर है। तो आप, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, तो आप इसको एक बार नोट कर लो। देखें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं गोदावरी के बाद अगली नदी के बारे में। देखें, गोदावरी के बाद अगली जो नदी है ये यहां महाबलेश्वरम। कौन सी नदी? मतलब यहाँ पहाड़ी कौन सी है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। तो महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से यहां आप लिख सकते हो महाबलेश्वरम। तो महाबलेश्वरम जो पहाड़ी है, इससे नदी निकलती है कृष्णा। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा। कृष्णा। तो जो कृष्णा नदी निकलती है, ये आप यहां पे लिख लो कृष्णा। कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी को हम समझेंगे कृष्णा नदी। तो सबसे पहले इसको समझो कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1401 किलोमीटर। अब जो कृष्णा नदी जो भारत की तीसरी बड़ी नदी है, ये नदी इसलिए और प्रसिद्ध है क्योंकि इस नदी में हीरे पाए जाते हैं। इस नदी में क्या पाए जाते हैं? हीरे पाए जाते हैं। तो इस नदी में हीरे पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध नदी है कृष्णा नदी, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। अब कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों को आप समझ लीजिए। तो आप समझे कि ये जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र में। यहां से ये कृष्णा नदी निकलती है। तो इसके ये दाईं ओर से अगर हम ऐसे चलेंगे, आप जानते हो कि ऐसे हम चलते हैं तो ये बार लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो यहां से एक नदी इसमें मिलती है और उस नदी का नाम है कोयना नदी। कौन सी नदी है? कोयना नदी। और इस कोयना नदी पर एक परियोजना, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोयना बांध। कौन सा बांध है? कोयना बांध। इसके बाद नदी जो मिलती है इसमें वो है पंचगंगा। कौन सी नदी मिलती है? पंचगंगा। और इसके बाद मालप्रभा, मालप्रभा, और एक नदी घाटप्रभा। तो मालप्रभा और घाटप्रभा नदी मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो दो धाराएं आती हैं, एक का नाम है तुंगा और दूसरी का नाम है भद्रा। एक धारा है भद्रा और एक धारा है तुंगा। तो तुंगा और भद्रा ये दोनों जब मिलती हैं तो एक नदी बनती है तुंगभद्रा। कौन सी नदी मिलती है? तुंगभद्रा। और ये जो इसकी जो सहायक है मूसी नदी, एक वो मूसी नदी पर ही हैदराबाद बसा हुआ है। तो तुंगभद्रा भी किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। ऊपर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भीमा। क्या नाम है? भीमा। तो इस तरीके से कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। तो हैदराबाद जो शहर है, हैदराबाद शहर वो किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, हैदराबाद बसा हुआ है। अब इसी कृष्णा नदी पर दो परियोजनाएं बनी है आंध्र प्रदेश में। उन परियोजनाओं का नाम आप समझो। जो परियोजनाएं हैं
एक तो है नागार्जुन परियोजना, श्री नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, और दूसरी परियोजना है श्री सैलम परियोजना। कौन सी परियोजना है? सैलम परियोजना। तो ये नागार्जुन परियोजना और सैलम परियोजना दोनों ही कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है ये दोनों ही। और अगर इनके बाद हम ये देखें कि अगर ये स्टेट देखें तो आप पुरानी किताबों तो आप आंध्र प्रदेश पढ़ोगे ही, लेकिन प्रेजेंट में ये अब तेलंगाना की दोनों परियोजना है। किसकी परियोजना है? तेलंगाना की। तो श्री नागार्जुन परियोजना और श्री सैलम परियोजना दोनों ही तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर बनी हुई है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे नदियों की चर्चा करते हैं। तो देखिए अब आगे इसके बाद कृष्णा नदी के बाद यही एक पहाड़ आपको समझाते कि यहाँ एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है नंदी दुर्ग। क्या नाम है? नंदी दुर्ग। और इस नंदी दुर्ग से नदी निकलती है पेन्नार। कौन सी नदी है ये नदी है पेन्नार। पेन्नार। तो पहले पेन्नार को समझ लेते हैं। पेन्नार नदी। तो जो पेन्नार नदी है, इस नदी के बारे में आप बात करते हैं कि नंदी दुर्ग पहाड़ी से नदी निकलती है उत्तरी पेन्नार। उत्तरी पेन्नार एक शाखा, और केशव पहाड़ी से, यहां पर एक पहाड़ी है केशव, और केशव पहाड़ी से नदी की जो धारा है वो है दक्षिणी पेन्नार। कौन सी पेन्नार है? दक्षिणी पेन्नार। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, ये दोनों मिल जाती है, तब बन जाती है हमारी पेन्नार नदी। कौन सी नदी बन जाती है? पेन्नार। तो उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार से मिलकर बनी है मतलब पेन्नार नदी। अब इसके बाद आगे समझो, नंदी दुर्ग के बाद यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी आती है। पहाड़ियों में हमने आपको समझाया है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी। तो जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है उससे नदी निकलती है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी। तो ब्रह्मगिरी से कावेरी है। तो आप अब हम यह समझें कावेरी नदी। कावेरी नदी। तो आप कावेरी नदी के बारे में समझिए कि सबसे पहले इसका जो नाम है वो क्या है। तो कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिणी गंगा क्यों कहते हैं? तो इसे दक्षिणी गंगा कहने का कारण है पवित्रता के आधार पर। किसके आधार पर? पवित्रता। तो इसे पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, तो पवित्रता के आधार पर इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। कावेरी नदी एकमात्र दक्षिण भारत की ऐसी नदी है, तो दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदाबहार नदी है। कैसी नदी है? सदाबहार नदी। अब ये सदाबहार नदी क्यों है और वो मानसूनी नदियां क्यों है? कि देखो सदाबहार नदी ये वर्ष भर इसमें पानी रहता है। सदाबहार एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, और वो अरब सागर, बंगाली खाड़ी से उठने वाले मानसूनों के द्वारा उसे हर साल लगातार उसे मतलब जल प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसको सदाबहार नदी कहा जाता है, कावेरी नदी को। ठीक है। अब कावेरी नदी के बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी नदी की सहायक नदियों के बारे में तो देखो, इस दाईं ओर से इसमें एक नदी मिलेगी लक्ष्मण तीर्थ। कौन सी नदी मिलेगी? लक्ष्मण तीर्थ। एक मिलेगी कवानी, एक मिलेगी भवानी नदी, और मिलेगी अमरावती। अमरावती। इससे पहले लक्ष्मण तीर्थ एक नदी और यहां आप लिख लो जो इसमें नदी मिलेगी,
उसका नाम है सुवर्णवती। सुवर्णवती। तो लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, कवानी, भवानी, अमरावती दाईं ओर से मिलेंगी। इसके बाद ऊपर से बाईं ओर से इसमें मिलेगी एक हेमावती नदी, हेमावती और अकरावती। तो हेमावती और अकरावती जो नदी है वो, हेमावती और अकरावती नदी है वो भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। और आप जानते हो कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? वो निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। किसे निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसी कावेरी नदी पर परियोजनाएं हम अगर देखें, कावेरी नदी की जो परियोजना है, तो इस पर एक तो शिव समुद्रम जलप्रपात बना है, शिव समुद्रम। और इसके बाद एक बना है मेट्टूर। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध। ठीक है, तो ये कावेरी नदी पर बने हुए हैं। तो आप इनको एक बार नोट कर लें। तो नोट करिए इसको, शिव समुद्रम बांध है और ये मेट्टूर बांध है। ये आपको पूछे तो ये आप कर्नाटक बता दीजिए, और ये वाला आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तो आप ये, और इसमें अगर जैसे हमने भी कृष्णा नदी को भी समझाया, तो इसमें एक अलमाटी बांध है। चलो वो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इनसे। अब देखें इससे आगे, यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है वर्षानाथ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? वर्षानाथ पहाड़ी। तो जो वर्षानाथ पहाड़ी है, इसी से एक नदी निकलती है वैगेई। कौन सी नदी है ये? वैगेई। ये कौन सी नदी है? कावेरी। ठीक है, तो जो वैगेई नदी है, इसी नदी के किनारे तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है। तो ये किस नदी किनारे है? वैगई की नदी किनारे है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ एक पहाड़ी है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई। तो जो अगस्त्य मलाई पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताम्रपाणी नदी। कौन सी नदी है? ताम्रपाणी नदी। तो जो ताम्रपाणी नदी है, ये भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, लास्ट नदी बहती है। तो भारत की दक्षिणतम नदी, तो भारत की दक्षिणतम नदी बताओ कौन सी है? ताम्रपाणी नदी है। और इसी नदी पर एक परियोजना बनी है, जिस परियोजना का नाम है पापनाशक परियोजना। पापनाशक परियोजना। तो पापनाशक परियोजना किस नदी पर बनी है? वो बनी है ताम्रपाणी नदी पर। तो अब अगर यहां से प्रश्न ऐसे ही पूछा जाए कि आप उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, तो आप उत्तर से दक्षिण भी इसका क्रम समझा सकते हो। एक एक करके हमने चीजों को समझाया है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसलिए ये आप एक बार समझिए और अपना खुद नोट्स बनाइए, नहीं हो तो उसको दोबारा समझिए, दोबारा देखिए उसमें। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भूगोल में, वो हमारा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये हमारा अगला टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।